हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। अभी तक हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की दो वीडियो में धारा 1 से लेकर 117 तक की धाराओं को डिस्कस कर लिया है विद ट्रिक। ठीक है, और आज की वीडियो में 118 से लेकर 167 तक की धाराओं को हम विद ट्रिक डिस्कस करेंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा रहती हैं, जैसे टोटल 167 धाराएं हैं, उनमें से हमने 120 प्लस धाराओं को डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट सभी धाराओं को कवर कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं आपके लिए। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के जो नोट्स हैं, जो क्लास नोट्स हैं, जैसे इसमें हर के 3 वीडियो हैं, इन 3 वीडियो के क्लास नोट्स, इसके सीआरपीसी के भी 3 वीडियो के क्लास नोट्स और एविडेंस एक्ट की 4 वीडियो आएंगी, उन 4 वीडियो के क्लास नोट्स। ठीक है, और ये मोबाइल नंबर है, यहीं पे व्हाट्सअप करना है, इसी पे पेमेंट करना है। जीके नोट्स विकास कुमार आपको नाम आएगा और गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट को लास्ट की तरफ ले जाते हुए धाराओं को ट्रिक से याद करने की कोशिश। अब देखो, धारा 122 से लेकर 129 तक समझने के लिए आपको क्या करना है, इनको इकट्ठा ट्रिक से समझेंगे। उससे पहले आप एक बार देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या बात लिखी हुई है, क्या क्या बात बताई गई है। बहुत इजी है, ये भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे 122 क्या बोलता है, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। अब देखो, शादी के दौरान, अब देखो ये बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे किसी की शादी हो गई, ठीक है, अब जैसे किसी की 25 वर्ष की उम्र में शादी हुई, ठीक है, और 50 वर्ष की उम्र में उसका तलाक हो गया। अब 25 से पहले का जो टाइम है, जो होने वाली बीवी थी उसके साथ कम्युनिकेशन उसको देना पड़ेगा। कन्वर्सेशन है ना, उसको क्या होगा, एडमिसिबल होगा। और 50 वर्ष के बाद मान लो अगर तलाक हो गया तो उसके बाद जो भी कन्वर्सेशन होगी वो भी क्या होगी, एडमिसिबल होगी। यानी जो आदमी विवाहित है और उसकी वाइफ है और उसका तलाक नहीं हुआ, तो अपनी वाइफ के साथ जो भी बातें करेगा वो बात चाहे रिलेवेंट हो तो भी उसको एडमिसिबल नहीं माना गया है। यानी ये क्या कह रहा है कि भाई है ना, कि जैसे कोई जिस पर किसी का आरोप है और वो सच्चाई किसको बता सकता है, सच्चाई अपनी वाइफ को बता सकता है, तो उसकी वाइफ को जाके आप पकड़ के ये नहीं कह सकते कि आप उन्होंने क्या बताया, आप बताओ, हमें बताओ। ये एक्सेप्शन मान लो, कुछ भी मान लो, 122 से लेकर 129 तक ये प्रिविलेज देते हैं कि भाई आपको है ना ये बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने ये सूचनाएं हैं। तो कोई भी कन्वर्सेशन हो, कम्युनिकेशन हो जो ड्यूरिंग मैरिड, अब आपकी वाइफ थी, वाइफ से आपका तलाक हो गया तो वो वाइफ नहीं रही, तो ड्यूरिंग मैरिज वाला केस नहीं रहा, तो तब कोई भी स्टेटमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, एडमिसिबल हो जाएगी। और शादी से पहले की कोई भी स्टेटमेंट हो तो भी एडमिसिबल होगी। तो ये चीज़ आप बता रखा है धारा नंबर 122 में, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कोई क्राइम किया और आप अपनी बीवी को बता सकते हो, क्योंकि वो बाध्य नहीं है कि ये बताने के लिए कि क्या क्या कन्वर्सेशन हुई थी। ठीक है, ये प्रिविलेज मिलती है, बाकी ऐसा चीज़ करना नहीं है। अब देखो धारा 123 क्या बोलती है, अब इनको ट्रिक से भी याद करेंगे, आप चिंता मत करो, एक बार समझ लो। ठीक है, अब देखो 123 क्या बोलता है कि एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, राज्य के कार्यकलापों के विषय में साक्ष्य है। अब देखो, जो अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल काम होते हैं जो पब्लिश नहीं होते, तो उनको एज ए एविडेंस प्रस्तुत करने के लिए उसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जो अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड पूछा जाएगा, क्या ये एडमिसिबल होते हैं, नहीं होते। और होते कब हैं, एक्सेप्शन कब आ जाएगा, जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो उसको परमिट कर दे, तो फिर क्या हो जाएगा, उसको एज एन ये एडमिसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में, एविडेंस एज टू राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। अब देखो 124 क्या बोलता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या होता है,
अब देखो 124 में क्या बोलता है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यानी कोई भी पब्लिक ऑफिसर है और उसने अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी कम्युनिकेशन किया है, उस कम्युनिकेशन को देने के लिए वो विवश नहीं किया जाएगा। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए वो विवश नहीं किया जाएगा। हाँ, वो अगर लोकहित में, अब लोकहित में अगर उससे हानि हो रही है उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने से, तो फिर वो बाध्य नहीं किया जाएगा, मजबूर विवश नहीं किया जाएगा। ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी क्या रहेंगी, एडमिसिबल नहीं रहेंगी। अब देखो 125 में क्या बताता है, 125 में इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेज, अपराधों को करने के बारे में जानकारी। अब देखो अपराधों को करने के बारे में जानकारी, जैसे कोई भी पुलिस ऑफिसर है, मजिस्ट्रेट है, या फिर राजस्व ऑफिसर है, कलेक्टर है, राजस्व ऑफिसर है, और उनको अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, अपराधों को करने के बारे में जानकारी, अगर मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो तुरंत एक्शन ले लेता है। लेकिन कोई किसी से ये सवाल नहीं किया पूछा जाएगा कि मजिस्ट्रेट को बताओ भी आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली। तो ये इनके पास पावर होती है, ये ऑफिसर की पावर होती है असली, कि आप कुछ भी बात बोलोगे तो आपकी बात को सुना जाएगा और आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कि भाई है ना कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली। तो अपराधों को करने के बारे में जानकारी अगर किसी ऑफिसर को मिलती है तो वो ऑफिसर को विवश नहीं किया जाएगा कि वो सबूत दे कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला है कि ये अपराध हुआ है, तो सीधे बात मान ली जाएगी। ठीक है, 125। ठीक है, इनको ट्रिक से याद करेंगे। अभी 126, 27, 28, 29 और देख लेते हैं। अब देखो धारा 126, इसमें आपको क्या देखना है, इसमें क्या बताया गया है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को हिंदी में बोल दिया वर्तिक संसूचनाएं। अब समझते हैं ये क्या चीज़ है। अब देखो एक बात आपने सुना होगा कि डॉक्टर से और वकील से कोई बात आपको छुपानी नहीं चाहिए। जैसे हमने क्या बोला, डॉक्टर एंड वकील, अब वकील करते हैं और वकील से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। क्यों नहीं छुपानी चाहिए? क्योंकि वकील आपकी बात को आगे कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, वकील आपके साथ की हुई बातचीत को कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। इसीलिए डॉक्टर की बात मानोगे तो डॉक्टर को सही बताओगे तो आपको सही ट्रीटमेंट देगा, और वकील को सही बताओगे तो आपको वकील सही सपोर्ट करेगा। लेकिन आपके द्वारा जो भी कम्युनिकेशन की, और वही कम्युनिकेशन क्या होती है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, और उस कम्युनिकेशन को वकील डिस्क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, अब ABVP क्या है? अटॉर्नी, बैरिस्टर, वकील, प्लीडर। ए फॉर अटॉर्नी, बैरिस्टर, वकील, प्लीडर। अब ये चीज़ क्या है, सारे लॉ से रिलेटेड है। तो इनको अपने क्लाइंट के साथ कोई भी कम्युनिकेशन ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, ये ABVP। तो ABVP कौन होंगे? अटॉर्नी, बैरिस्टर, वकील, प्लीडर। ठीक है, और अपने क्लाइंट के साथ कोई भी कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है उनकी कॉन्सेंट। अगर क्लाइंट एग्री हो जाता है, उसकी सहमति मिल जाती है क्लाइंट की कि आप डिस्क्लोज कर सकते हो कम्युनिकेशन को, तभी ABVP अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकता है विद कंसेंट ऑफ क्लाइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? 126 का ही एक्सटेंशन है कि सेक्शन 126 अप्लाई टू इंटरप्रेटर्स, यानी दुभाषियों पर भी लागू होगी। इंटरप्रेटर्स हो गए, क्लर्क हो गए, सर्वेंट ऑफ बैरिस्टर, जो बैरिस्टर के इनके अंडर में काम करते हैं, बैरिस्टर के अंडर में काम करते हैं, उनके लिए भी ये सेम चीज़ लागू होगी। कौन सी धारा? 126। यानी वो भी किसी अपने क्लाइंट के साथ की हुई कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो 127 भी हो गया, 126 भी हो गया, दोनों एक साथ ही हो गए। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने धारा 122 पढ़ा था। 122 में क्या पढ़ा था कि बीवी के साथ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज को भी डिस्क्लोज कोई एडमिसिबल नहीं है। 123 एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, जो राज्य के कार्यकल्पों के बारे में साक्ष्य, जो अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड है उनके बारे में। और 124 क्या होगा? ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यानी शासकीय संसूचनाएं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन कौन सी होती हैं? जो भी कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, वो कोई ऑफिस को होल्ड करता है, उसके दौरान जो भी कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मान लो अगर लोक हित में है तो फिर कर चलेगा। और इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, कोई भी अगर अपराध हुआ है और उसकी जानकारी पुलिस ऑफिसर को मिली है या मजिस्ट्रेट को मिली है या कलेक्टर को मिली है, तो फिर वो उनको विवश नहीं किया जाएगा कि पुलिस ऑफिसर, अब मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है, उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, तो पुलिस ऑफिसर से कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। ठीक है ना। तो अब 126 आपने पढ़ लिया।
एबीवीपी अपने क्लाइंट के साथ कोई भी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। 127 भी पढ़ लिया। अब इनको ट्रिक से भी करेंगे, उससे पहले एक बार और 128 और 129 भी कर लेते हैं। इसको साफ करना पड़ेगा। अब देखो धारा 128 में क्या है कि प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। इसमें क्या होता है, वॉलंटियरिंग में होता है स्वेच्छा से, स्वयं में वो स्वेच्छा। कोई अगर क्लाइंट है और उसने खुद ही एविडेंस दे दिया किसी बात का, और उस बात से, अब देखो कोई अपनी खुद की इच्छा से कोई एविडेंस दे रहा है, ठीक है, खुद की इच्छा से कोई एविडेंस दे रहा है, तो उसके द्वारा किया गया जो वकील था, मान लो उन्होंने वकील कर रखा था, तो वकील को ये प्रिविलेज नहीं है कि भाई वो खुद भी तो यही बात बोल रहा है तो मैं क्यों ना बोलूँ, ठीक है। तो ये चीज़ भी प्रिविलेज नहीं रहेगी। मान लो कि जैसे वकील एज ए विटनेस आ गया, ठीक है, वकील है तो उसको पहले हमने क्या बोला था कि वकील, मान लो एबीवीपी है, तो एबीवीपी को ये कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने का कोई राइट नहीं है, ठीक है। लेकिन एबीवीपी को अगर कोई क्लाइंट है, इनका कोई क्लाइंट है एबीवीपी का, और वो क्लाइंट खुद इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है वॉलंटियरिंग एविडेंस के थ्रू, तब भी एबीवीपी को उनका कोई प्रिविलेज नहीं है कि भाई वो उसकी साथ कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि आप ध्यान रखना कि जो एबीवीपी यानी वकील है, वकील खुद एज ए विटनेस आ जाए। अब कोई गवाह बन गया वकील और उससे पूछ लिया, अगर वकील एज ए विटनेस आ गया तो वकील से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो उसको बताना पड़ेगा। अब वकील से पूछ लिया कि बोलो बताओ क्या बातें हुई थी, तब है ना, तब वकील झूठ नहीं बोल सकता कि मैं नहीं बताऊंगा कि हमारे बीच में क्या बात हुई थी। तो वकील को एज ए विटनेस आना पड़ेगा, तभी वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है, वरना कोई प्रिविलेज नहीं है कि अगर वो वॉलंटियरिंग एविडेंस भी दे तब भी, ठीक है। कि समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब देखो वॉलंटियरिंग एविडेंस से याद रखना। अब देखो कॉन्फिडेंस, धारा 129 क्या बोलता है, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर। अब लीगल एडवाइजर कौन होते हैं, वही तो होते हैं एबीवीपी, ठीक है। तो क्या था अटॉर्नी, बैरिस्टर, वकील, प्लीडर, ठीक है। अब देखो कॉन्फिडेंशियल क्या होता है, गोपनीय सूचनाएं और विधि सलाहकारों से गोपनीय सूचनाएं क्या हो रहेंगी, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब देखो इसमें बोला था कि 126 में हमने क्या बोला था, 126 में क्या बोला था कि एबीवीपी अपने क्लाइंट से जो भी कम्युनिकेशन है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। और 129 क्या बोलता है, जो क्लाइंट है वो एबीवीपी से जो कम्युनिकेशन है उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो उल्टी बात कहता है कि हम जो वकील से बात करते हैं वो भी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, और वकील हमसे जो बात करता है वो भी वकील डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो वकील कौन है, एबीवीपी। अब 126 और 129 का ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब चलिए ट्रिक पर चलते हैं कि कौन अब क्या बताता है ट्रिक। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जैसे कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइज़र, तो कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइज़र को आप हाईलाइट करो। और इसमें वॉलंटियरिंग एविडेंस की बात करते हैं, और किस में बात करते हैं अभी देखते हैं, अभी बताते हैं आपको ट्रिक से, ठीक है। आपको डायरेक्ट ट्रिक पे लेके चलते हैं। अब आप 26 जनवरी देखते हो, 26 जनवरी, ठीक है, और 26 जनवरी को किस में देखते हो, 26 जनवरी को आप पीसी में देखते हो, ठीक है। तो पीसी में देखते हो, किस में देखते हो 26 जनवरी को, पीसी में। चलो इस पीसी को बना लेते हैं थोड़ा सा, ये होगा पीसी, ठीक है, ये होगा पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो पीसी में देखते हो और वहाँ पे क्या लिखा मिला आपको, ABVP, ठीक है। ये चीज़ आप बना लेना। आप ये बात समझ गए होगे पीसी से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन विद एबीवीपी की, किसकी, एबीवीपी की, किसके साथ, क्लाइंट के साथ। तो 26 में, तो 26 से क्या रखेंगे, 26 जनवरी, और 26 जनवरी को हम पीसी में देखते हैं, और पीसी से हम क्या बना लेंगे, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, विद क्लाइंट, किसकी, एबीवीपी की। तो एबीवीपी है ना, इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को विद हिज क्लाइंट, ठीक है। 26 से फिर 2 कम करो तो कितना आया, 24। अब देखो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, और उसके बाद फिर आ जाएगा MNOP, ओ से क्या बोलेंगे, 24 में क्या बोलेंगे,
सी। देखो ओ पी, ओ पहले आएगा पी से, क्योंकि ओ के बाद आता है पी, तो ओ किस में आ जाएगा, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी ऑफिस के दौरान कोई भी कम्युनिकेशन है उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अगर पब्लिक हित में होगा तो कोर्ट उस पर कह देगा कि कर दो डिस्क्लोज, ठीक है, वरना नहीं करेगा। रही बात 22, अब 2 कम कर दिया, -2 किया 24 पे आ गए, अब फिर -2 किया 22, और 22 से याद रखना 22 से क्या याद रखोगे, बीवी, ठीक है। बीवी को डब्लू बोला था मैंने कि बीवी पीएम बन जाए, बीवी पीएम बन जाए, बीवी पीएम बन जाए इक्वारी, ठीक है। यहाँ से आपको ट्रिक बनाया था, ठीक है, वो चीज़ आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, या फिर इसी वीडियो में बताया था। अब देखो 22 में क्या था, बीवी। अब बीवी के साथ जो कम्युनिकेशन है वो यानी ड्यूरिंग मैरिज कम्युनिकेशन क्या होगी, वो भी आपको एडमिसिबल नहीं है। तो ड्यूरिंग मैरिज कम्युनिकेशन 26 से चले थे, 24 पे आ गए, फिर 22 पे आ गए। अब 26 में देखो 3 कर लिए हम, इसमें 3 जोड़ दो, +3 कर दो, तो कितना आया 29। और 29 और 26 एक दूसरे के क्या है, कनेक्टेड मान लो इसको, क्योंकि ये लीगल एडवाइज़र के साथ कम्युनिकेशन है, तो इसमें बोलेंगे एबीवीपी के साथ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो 26 + 3 कितने हो गए, 29 में क्या है, अटॉर्नी, बैरिस्टर, वकील, प्लीडर के साथ जो कम्युनिकेशन होगी वो हम क्लाइंट डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अब देखो 27, अब 1 लगा लेना इसके सामने, 126, 127, 129। अब देखो 127, 27 में क्या था, 27 में 126 को ही एक्सपेंड किया था, तो 126 किस पर लागू होगा, इंटरप्रेटर्स, क्लर्क हो गए, सर्वेंट ऑफ बैरिस्टर हो गए, इंटरप्रेटर्स पर लागू होगा, ठीक है। अब देखो 125 को पढ़ते हैं। अब 125 से पहले आपने क्या पढ़ा था, 25 को हमने बोला था 25 को हमने ट्रिक में बोला था पुलिस, ठीक है। तो ये बात लिखी हुई थी कि पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर के साथ सामने किया हुआ कन्फेशन क्या नहीं होगा, एडमिसिबल नहीं होगा। ये बात हमने पढ़ी थी सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। अब 125 सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि 25 से बना दो पुलिस, फिर से पुलिस बना दो, ठीक है, और पुलिस ऑफिसर बना दो। पुलिस ऑफिसर हो, इसमें 2 चीज़ और ऐड कर दो, मजिस्ट्रेट हो या फिर कलेक्टर हो, ठीक है। मजिस्ट्रेट और कलेक्टर, इनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, इसका कोई भी एविडेंस के लिए इनको विवश नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 125 से आप 25 पे जाओ, 25 पे क्या था, पुलिस ऑफिसर से की हुई कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है। और 125 से फिर जाओ पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, वो भी कहाँ से एडमिसिबल नहीं है। 125 के बाद आ जाओ 123। अब देखो इसमें आपको कैसे याद रखना है कि तेरी हिम्मत नहीं है अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड को निकलवाने की। तो इसमें 123 में क्या बोलेंगे कि तेरी हिम्मत नहीं है स्टेट के, राज्य के कार्यकलापों यानी अनपब्लिश्ड, पब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड को निकलवाने की। तो 13 से याद रखना 23, ठीक है। तो ऐसे 113B में भी 13 बोला था, तो तेरी हिम्मत नहीं है जो अनपब्लिश ऑफिशियल रिकॉर्ड है उनको निकलवाने की, ठीक है। तो इसमें आ गया 123। अब आ जाओ 128 में। 128 में आपको क्या पढ़ना है कि 128 क्या बोलेंगे, वॉलंटियरिंग एविडेंस। तो इसको आप वॉलंटियरिंग एविडेंस डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, इसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। तो देखो 126 से शुरू किया था हमने, और 122 से लेकर 129 तक अपन सारी चीज़ें याद कर ली। अब फिर से एक बार रिवीजन करते हैं इसी चीज़ का कि देखो अब इसमें कुछ भी बात नहीं है, आप इसको एक बार साफ कर दो, फिर भी बना देंगे। अब देखो इसमें हमने क्या बोला था, 26 लिखा, 26 को 26 जनवरी किस में देखते हैं, पीसी में बनाया। पीसी में क्या बनाया हमने, एबीवीपी, ठीक है। एबीवीपी के द्वारा जो अपने क्लाइंट से प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। फिर 26 के बाद 2 कम कर दो 24, फिर 2 कम कर दो 22, ठीक है। और 26 में फिर 3 जोड़ दो 29 में हमने क्या बोला था, 29 में बोला था जो लीगल एडवाइज़र हैं उनके साथ जो कम्युनिकेशन होगी वो क्लाइंट डिस्क्लोज नहीं कर सकता। और 24 में क्या बोला था, ओसी, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। और 22 में क्या बोला था, बीवी के साथ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज 22 बीवी, ठीक है। अब
27 में हमने क्या पढ़ा था, 26 वाले ही लागू हो जाएंगे, 126 के ही लागू हो जाएंगे, किस पर, इंटरप्रेटर्स और उनके सर्वेंट ऑफ बैरिस्टर वगैरह पे, ठीक है। और 25 में क्या पढ़ा था, पुलिस ऑफिसर से कन्फेशन, और इसमें क्या था, पुलिस ऑफिसर हो या मजिस्ट्रेट हो या फिर कलेक्टर हो, उनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली उसके लिए वो उनको विवश नहीं किया जाएगा। और 23 में क्या था, तेरी हिम्मत नहीं है अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड निकालने की, ठीक है। 28 में आपको प्रिविलेज वाला वर्ड खुद से ही याद रखना है, प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटरिंग एविडेंस की बात करता है, ठीक है। तो 22 से लेकर 29 तक आपको याद हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम कहाँ से चलते हैं, 130, 31 और 32 पर। अब देखो धारा 130 क्या बोलती है कि प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी। कोई भी विटनेस टाइटल डीड्स का मतलब क्या होता है, हक विलेखों ऐसे दस्तावेज जिसका पेशकरण उसके अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यानी देखो, कोई भी विटनेस जो वाद का पक्षकार नहीं है, जो सूट यानी वाद का पक्षकार नहीं है, जिसको कोर्ट केस तक कोई मतलब को नहीं, और वो विटनेस नॉट ए पार्टी, वो पार्टी का नहीं है, किसी भी पार्टी का, तो वो अपने हक विलेखों जो प्रॉपर्टी समेत, अरे उसके ज़मीन के देखो जो उसके ज़मीन है, उसके ज़मीन के कागज़ हैं, ज़मीन के कागज़ से वो अपनी ज़मीन के कागज़ नहीं दिखाएगा। और अगर वो विटनेस नॉट ए पार्टी, किसी भी पार्टी का नहीं है, तो अपने ज़मीन के कागज़ या फिर कोई प्रॉपर्टी है, टाइटल डीड्स, उनके दस्तावेज है, उनको पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। उसको एक्सेप्शन इसमें क्या है कि उसने अगर लिखित करार, मौखिक करार नहीं, लिखित करार अगर उसने किया हुआ है तो वो अपनी प्रॉपर्टी के कागजात को पेश करेगा। लेकिन अगर उसने कोई लिखित करार नहीं किया है तो उसको, जो पार्टी का पक्षकार नहीं है, तो उसको अपनी टाइटल डीड्स के बारे में पेश करने का कोई भी विवश नहीं करेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। अब धारा 131 क्या कहती है, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच अनदर पर्सन हैविंग पोजेशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। अब मान लो जैसे ए है और बी है, और ए ने अपने डॉक्यूमेंट सी के पास रख रखे हैं, और ए उसको मना कर देता, तो सी भी मना कर देगा। अगर ए के डॉक्यूमेंट सी के पास रखे हैं और ए के पास होते तो वो मना कर देता, तो सी भी क्या करेगा, सी को भी कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, सी भी उसको मना कर देगा, ठीक है। ऐसा कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो पेश करना था, लेकिन जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति उन पर कब्जा है, पेश करने से इनकार कर सकता था, ठीक है। तो जो दूसरा व्यक्ति है और वो पेश करने से इनकार कर सकता था, और वो तीसरे आदमी के पास है, तो तीसरा आदमी भी क्या कर देगा, उसको इनकार कर देगा। तो 131 में क्या पढ़ेगा आप, इनकार पढ़ना, ठीक है, इनकार। अब देखो 132, विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। अब देखो इस आधार पर विटनेस, अब विटनेस जो गवाह की बात कर रही है, अब ये पार्टी का आदमी है, सो ठीक है, जो विटनेस है, और वो इस ग्राउंड पर, इस आधार पर कि आंसर उसे क्रिमिनेट कर देगा, यानी अगर वो जवाब देगा तो वो अपराध में फंस सकता है। इस आधार पर उसको ये नहीं कहा जाएगा कि चल तू जवाब ही मत दे, ठीक है ना, उसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उसका आधार क्या है, ऑन ग्राउंड किसका है, उसका ग्राउंड कि आंसर विल क्रिमिनेट। तो आंसर विल क्रिमिनेट जिसका ग्राउंड होगा ना, आधार होगा ना, कि भाई अगर उसने कोई भी मान लो गवाही दे दी और उसमें वो फंस जाएगा, तो इस आधार पर वो ये थोड़ी बोल सकता है कि भाई मैं आंसर नहीं दूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या था, अगर मैंने उत्तर दिया तो कोर्ट मेरे 32 के 32 दांत तोड़ देगा। अब हम ट्रिक पे बात करते हैं, देखो ट्रिक क्या बोलती है इन तीनों की। अब देखो 130 क्या बताता है, 30 से आप याद रखना टाइटल, तो 30 से आपको टाइटल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हमने पीछे बनाया था किसका, पितराइवेट बनाया था, पितराइवेट, ठीक है। तो पितराइवेट हमने किसका बनाया था, 75 का। 75 में पितर और प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में किसकी बात हो रही थी, पितराइवेट यानी 75। और इसमें 30 से क्या बनाएंगे, टाइटल। तो 23 से 30 और टाइटल डीड्स, जो टाइटल डीड्स उसके हक विलेख हैं, यानी प्रॉपर्टी के उसके कागज़ हैं, ठीक है। और 31 में क्या था, इनकार, ए बी सी, जो डॉक्यूमेंट सी के पास है और ए उसको इनकार कर देता तो फिर सी भी इनकार ही कर देगा, और उसको 131 में बताया गया है, ठीक है। ई फॉर इनकार, 31। अब 32 के 32 दांत, अगर मैंने कोर्ट को जवाब दिया तो कोर्ट मेरे 32 के 32 दांत तोड़ देगा, यानी उसको सजा दे देगा, ठीक है। तो इस आधार पर वो जवाब
के लिए मना नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो अगर मैंने जवाब दिया, अगर वो उसने जवाब दिया इस आधार पर कि वह कोर्ट मेरे 32 के 32 दांत तोड़ देगा, 32 के 32 दांत तोड़ देना इस मुहावरे का मतलब इस जगह पर है कि उसको कोर्ट उसको सजा दे देगा, क्रिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो इस आधार पर वो जवाब देने से मना नहीं कर सकता है, तो धारा 132 बताती है। तो 132 में ये लाइन याद रख लेना, अगर मैंने जवाब दिया तो कोर्ट मेरे 32 के 32 दांत तोड़ देगा। तो जवाब दांत तोड़ देगा से समझ लेना आप सज़ा दे देगा कोर्ट, और जवाब देना यानी जवाब कौन दे रहा है, विटनेस, ठीक है। विटनेस का सज़ा हो जाएगी, उस आधार पर वो आंसर के लिए एक्सक्यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अब आ जाता है, सिर्फ 2 ही चैप्टर बचे हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 10 भी बहुत इजी है। अब हम आपको चैप्टर 10 की तरफ लेके चलते हैं। उस चैप्टर 10 में जहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है, गवाहों की परीक्षा, साक्षियों की परीक्षा के विषय में बताता है चैप्टर नंबर 10। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो ध्यान से, चैप्टर नंबर 10 क्या बताता है, ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, साक्षियों की परीक्षा के विषय में 135 से लेकर 166 तक है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में एक ही सेक्शन है 167, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। अब देखो उसके बाद जजेस टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी, जज जो होता है वो ही निश्चय करेगा कि कौन सा साक्ष्य है, कौन सा जो एविडेंस है वो एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, सुसंगत होगा या नहीं होगा, और वो ग्रहण कौन करेगा, जज। यानी पावर की मजिस्ट्रेट की बताती है। तो देखो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस किसके अंडर कंट्रोल में है, जजेस के कंट्रोल में है, और जजेस के पास इसकी क्या है, पावर। तो पावर में क्या बताता है, पावर में तो यही तो बताया कि भाई जज डिसाइड करेगा कि एडमिसिबल है कि नहीं है, ठीक है। कोई किस प्रकार से रिलेवेंट है वो कौन डिसाइड करेगा, जज। अब देखो जज ने एटीट्यूड में आ गया, जज कौन है, न्यायाधीश। न्यायाधीश किस में आ गया, एटीट्यूड में। ये ट्रिक है, एटीट्यूड कुछ नहीं होता, ट्रिक है कि छाती पीट के बोला जज मेरी मर्जी एडमिट करो या ना करो। अब देखो आपने ये लाइन याद कर लोगे, इजी है कि छाती पीट के बोला जज, हेलो हाँ, छाती पीट के बोला जज मेरी मर्जी एडमिट करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो छाती पीट के बोला, 36 याद रखना, 36 से, और जज बोला मेरी मर्जी, जज की ही तो मर्जी है, जो एविडेंस है उसको एडमिट करना है या नहीं करना। अब देखो ये किस तरह से निर्णय लेते हैं जज, कि जैसे ये पूछ सकते हैं कि जज साहब पूछ सकता है कि भाई जो सबूत पेश किया जा रहा है वो किस प्रकार से रिलेवेंट है, जो फैक्ट इन इश्यू है, आपको बताया भी था, जो फैक्ट इन इश्यू है उससे जो रिलेवेंट फैक्ट होते हैं उसी पर ही जज डिसीजन लेता है और उसी के बारे में ही प्रोसीडिंग्स चलती है। अब देखो फैक्ट इन इश्यू से किस तरह से रिलेवेंट है ये जज पूछ सकता है, और वो तथ्य साबित हो गया कि रिलेवेंट है कि नहीं है। रिलेवेंट पर पूरा एक चैप्टर था बहुत बड़ा, ठीक है। रिलेवेंट है कि नहीं, अगर ये प्रूफ हो गया तो जज उसको क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो तभी तो जज ही तो पूछता है, जज की तो मर्जी है कि ग्रहण करेगा या नहीं करेगा। तो पावर छाती पीट के, छाती से क्या याद रखोगे आप, 36 से, तो 36 से आप हमेशा याद रख लेना, छाती पीट के बोला जज कि मेरी मर्जी मैं ग्रहण करूँ या न करूँ। और 36 से क्या याद रखोगे, 136, ठीक है। तो छाती पीट के बोला जज मेरी मर्जी एडमिट करो या ना करो, ठीक है। अब नेक्स्ट धारा आ जाती है, धारा 137, ठीक है। अब 137 में देखो सहायता, 130 सहायता, 37 से हम क्या बोलेंगे, सहायता। अब देखो सहायता किससे लेनी होती है, सहायता ECR से सहायता ली जाएगी। किससे सहायता ली जाएगी, ECR। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ECR से सहायता ली जाएगी। अब देखो ECR क्या होता है ये आपको अच्छे से बता देते हैं एक बार। अब आप ECR को समझ ही गए, ECR, ठीक है। ये क्रम भी इतना ही रहता है कि E फॉर एग्जामिनेशन, C फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन और R फॉर री एग्जामिनेशन। देखो री एग्जामिनेशन तो बाद में होता है, पहले एग्जामिनेशन होएगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन के बाद क्या आ जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन भी एग्जामिनेशन के बाद में ही होगा, और सबसे लास्ट में क्या होगा, री एग्जामिनेशन। तो ये सीक्वेंस तो वैसे भी आपको याद हो जानी चाहिए। वैसे एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है कि कोई A पार्टी है और ये B पार्टी है, और B पार्टी कोई विटनेस को लेके आती है, विटनेस यानी गवाह को लेके आती है, और वो विटनेस A पार्टी जज के सामने जो सवाल पूछती है और उसे बोलते हैं एग्जामिनेशन इन
इन चीफ बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, जो पार्टी बुलाती है उसी का विटनेस क्या देता है, एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है, और फिर एग्जामिनेशन चीफ होने के बाद बी पार्टी को बोला जाता है कि आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो हमारे गवाह से पूछ लेते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है, एडवर्स पार्टी, जो विपरीत पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है। ठीक है, तो अब एडवर्स पार्टी से क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन समझ गए, अब एडवर्स पार्टी के द्वारा। और क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद कुछ सवाल और नए खड़े हो जाते हैं, उनको पूरा करने के लिए ए क्या करता है, री एग्जामिनेशन करता रहता है। ठीक है, ये प्रोसेस भी चलता रहता है, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। लेकिन ये इनका जो क्रम होता है वो धारा 138 में दिया गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन क्या होता है। अब धारा 138 समझ लो, धारा 138 क्या बताता है, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब पता है कि अब जैसे हमने 91 याद किया था तो 92 भी हमने एक साथ ही याद कर लिया था। ठीक है, इसी तरह हमने 137 याद किया तो 138 भी याद कर लेंगे। 37 से क्या था, सहायता, तो ECR से सहायता ली गई थी। और ऑर्डर क्या रहेगा, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, ये पहले होगा, फिर दूसरा होगा, फिर ये तीसरा होगा। ठीक है, तो परीक्षाओं का ऑर्डर कैसे होगा, ECR होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है लीडिंग क्वेश्चन, धारा 141। देखो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं जिन्हें सूचक प्रश्न भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, अब देखो लीडिंग क्वेश्चन के बारे में, जैसे एक पार्टी यहाँ पे खड़ी है, एक पार्टी यहाँ पे खड़ी है, और उससे क्रॉस में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रॉस में। ठीक है, अब ये मैंने क्रॉस क्यों बनाया, देखो ये ध्यान से देखना। अब बताता हूँ आपको कि जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करता है, एडवर्स पार्टी यानी अपोजिशन पार्टी। ठीक है, और क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करना है, देखो इसमें लीडिंग क्वेश्चन के लिए लीडिंग क्वेश्चन, देखो लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस, मैं एक बार लिख देता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन आपको कैसे याद रखना है, क्रॉस एक बंदा है, एक पार्टी यहाँ पे खड़ी, एक पार्टी यहाँ पे खड़ी, और इससे जाके ये देखो यहाँ से इसने क्रॉस किया और ये से क्रॉस किया। ठीक है, और इस क्रॉस को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 141 मिल गया अपने को। 141 देखो, इस ये क्रॉस एग्जामिनेशन है ना, एक पार्टी खड़ी, यहाँ पे क्रॉस है, तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। और इसको हमने क्या किया, यहाँ मिला दिया, तो ये क्या बन गया, 141। इसको हम दूसरी जगह से मिला देते हैं, देखो यहाँ से हमने क्या मिलाया, 141। और 141 में तो क्या है, क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा लीडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में यानी पार्टी के द्वारा नहीं पूछा जाता जो बुलाती है, तो लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछा जाता है। अब लीडिंग क्वेश्चन होता क्या है, सबसे पहले बात, ट्रिक भी याद आ गई हमें। ठीक है, लीडिंग क्वेश्चन ये पूछता है कि जैसे हमने पूछा, क्या आप दिल्ली में नहीं रहते, तो देखो क्या आप दिल्ली में नहीं रहते, तो इसका मतलब ये है कि जिस क्वेश्चन में आंसर छुपा रहता है, ठीक है, क्वेश्चन में ही, सवाल में ही जवाब छुपा होता है, वो क्या होता है, लीडिंग क्वेश्चन, जवाब छुपा होता है। ठीक है, छुपा होता है। वैसे जज की भी पावर होती है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, यानी लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या आप दिल्ली में नहीं रहते, तो उसमें क्या आएगा कि सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए उसे बोला जाता है लीडिंग क्वेश्चन। ठीक है, और लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछा जाता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ECR होगा, और ECR से सहायता ली जाएगी। और 36 छाती पीट के जज बोला कि मेरी मर्जी कि मैं एडमिट करूं या ना करूं। ठीक है, अब देखो उसके बाद आ जाता है 146। अब देखो सेक्शन 146 क्या कहता है कि क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, जो क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें लॉफुल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो उससे अतिरिक्त क्वेश्चन होते हैं। जैसे उसकी सत्यवादिता को परखने में कि वो आदमी कितना सच्चा है, उसकी जीवन में स्थिति क्या है, वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप करते क्या हैं। ठीक है, उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने के आशय से, जैसे कोई एक इंसान है जो विटनेस है और वो विटनेस कोई गवाही दे रहा है और वो विटनेस कितना सच्चा है, ये साबित भी किया जा सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन में। अपोजिशन पार्टी उसको बातों में या फिर सवालों में उलझा सकती है, तो उसकी सत्यवादी को भी साबित कर सकती है। और वो कैसे होगा, छल से। तो छल से क्या होगा, अतिरिक्त क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो छल क्यों बोला मैंने, छल से बोला 46।
ठीक है। तो 46 से आप रखना छल, और 46 से क्या क्वेश्चन पूछ लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे पूछे, छल से पूछ लिए, किसने, क्रॉस एग्जामिनेशन में अपोजिशन यानी एडवर्स पार्टी ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आया धारा 147। धारा 147 क्या बताता है, व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर। अब देखो ये बहुत इजी तरीके से आपको याद रह जाएगा कि 147 पहले समझो क्या कहता है कि व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, साक्षी उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। अब देखो कब विवश किया जाएगा, उसको AK-47 दिखा दो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि AK-47 ट्रिक बताओ, AK-47 दिखा दो। AK-47 दिखा के कोर्ट बोल सकता है कि जवाब दो, क्योंकि विवश किया जाता है, विटनेस को विवश भी किया जा सकता है कि जवाब दो वरना 32 के 32 दांत तोड़ देंगे, तोड़ दिए जाएंगे। अब मैंने ये बात क्यों लिखी, 32 से याद रखना 132। अब अभी हमने 132 में क्या बोला था कि विटनेस इस आधार पर जवाब देने से मना नहीं कर सकता कि कोर्ट उसके अगेंस्ट क्या करने लग जाएगा, कार्रवाई करने लग जाएगा, यानी कोर्ट वो फंसा देगा। 132 में हमने पढ़ा था, और वही बात इसने 147 में भी लिखी है कि साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जा सकता है, किसमें, जो सूट से रिलेवेंट है। तो क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, रिलेवेंट क्वेश्चन है, जो एक तो देखो विटनेस है ये गवाह, और इससे कोई रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया, रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया नहीं, सुसंगत क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। और अगर कोर्ट अगर वो साक्षी उत्तर देने के लिए कोई रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया तो उस पर 147 लग जाएगी, और 147 ये कहती है कि 132 लग जाएगी। 132 के सारे प्रोविजो इस पर क्या हो जाएंगे, लागू होंगे, ठीक है। तो इसमें ट्रिक से याद रखना कि AK-47 दिखा के कोर्ट बोल सकता है कि जवाब दो वरना 32 के 32 दांत तोड़ दिए जाएंगे। 32 याद रखना 132, और 132 को भी आप अच्छे से समझ सके हो, और 147 में 132 के प्रोविजन ही लागू हो जाएंगे, किस केस में, रिलेवेंट क्वेश्चन के केस में, ठीक है। शॉर्ट में 147 यही है। अब आगे बढ़ते हैं 148 में क्या कहता है कि कोर्ट किसी के सामने अड़ता नहीं है, ठीक है। धारा 148 क्या कहती है, कोर्ट टू डिसाइड व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर। अब देखो कि न्यायालय है ना ये निश्चित करेगा कि क्वेश्चन कब पूछा जाएगा, व्हेन विटनेस शैल बी आस्क्ड क्वेश्चन एंड व्हेन विटनेस बी कंपेल्ड टू आंसर, कब विवश किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी कोर्ट की पावर होगी, कोर्ट की मर्जी चलती है, ठीक है। जैसे जज छत्ती पीट के बोला कि मैं बताऊंगा कि ये जो फैक्ट है एडमिसिबल होगा कि नहीं होगा। अब देखो ट्रिक क्या बोलती है इसकी, कोर्ट किसी भी मामले में अड़ सकता है, कोर्ट कभी भी 48 से क्या रखना, अड़, और कभी भी अड़ सकता है, और कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट अड़ जाए कि भाई कोर्ट तभी तो कहता है अड़ सकता है, कोर्ट ही डिसाइड करेगा, कोर्ट टू डिसाइड, कोर्ट का ये जो फैसला डिसीजन लेने की पावर है यही तो अड़ने की पावर है। अड़ना का मतलब कोर्ट की मर्जी कि आस्क व्हेन विटनेस बी कंपेल्ड टू आंसर, जब साक्षी उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा, तो 148 बोलती है कोर्ट की ये बात है, ठीक है। तो कोर्ट की मर्जी चलती है कि कब विटनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कब उसको विवश किया जाएगा, और अगर विवश किया जाएगा तो 147 के तहत विवश किया जाएगा, और वो उसमें 132 के सारे प्रोविजन लागू होंगे। और 146 में क्या है, छल से हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लॉफुल होना चाहिए वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। लेकिन अगर क्वेश्चन लॉफुल नहीं है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ सेक्शन होंगे, तो वो लॉफुल क्वेश्चन नहीं है उसके लिए सेक्शन पढ़ते हैं। अब देखो अगर क्रॉस एग्जामिनेशन छल से 146 से कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है जो उसकी विश्वसनीयता को साबित करता है। लेकिन 151 में अगर इनडिसेंट और स्कैंडलेस क्वेश्चन पूछा जाए तो कोर्ट उस पर क्या कर देगा, रोक लगा देगा। कोर्ट क्या कर देगा, रोक लगा देगा। अब कैसे कि अगर इसकी ट्रिक से ही बात को समझ जाओगे आप, एक कान के नीचे देगा, कौन दे सकता है एक कान के नीचे, कोर्ट। अगर आपने इनडिसेंट क्वेश्चन पूछा तो इस मुहावरे एक कान के नीचे देना का मतलब क्या है, कोर्ट उस पर रोक लगा देगा कि नहीं आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, इसका जवाब नहीं देगा वो। और वो इनडिसेंट क्वेश्चन होते हैं, एसिस्ट क्वेश्चन, जो बेवजह बेतुके पर्सनल
बात ने पर्सनली ले गया, ठीक है, पर्सनली ज़्यादा वो भी नहीं करना, ठीक है, तो एक लिमिट में रहना है। तो एक कान के नीचे देना, एक कान से याद रखना 51, 51 से क्या याद रखोगे 151। और अगर इनडिसेंट क्वेश्चन पूछा तो कोर्ट क्या देगा, एक कान के नीचे देगा, ठीक है। और इनडिसेंट स्कैंडलेस क्वेश्चन, अब 152 भी वही बात है, 152 में भी कुछ अलग नहीं है। 152 में क्या है, क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट, क्या है, क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनोय, उसको परेशान करने के लिए या फिर इंसल्ट करने के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको भी कोर्ट क्या कर देगा, रोक लगा देगा। देखो अब देखो क्वेश्चन उसको इंसल्ट करने के लिए, अब इसमें ट्रिक में हम क्या बोलेंगे, ट्रिक में बोलेंगे 52 को बोला 152 को 52 को बोला 52 और 52 से बोला भगा दिया, ठीक है। अब भगा क्यों दिया, क्योंकि वो इंसल्ट कर रहा था, इंसल्ट कर रहा, कोई पार्टी क्वेश्चन पूछ के इंसल्ट करती है तो भगा देते हैं उसको। भगाना का इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर उसको क्या कर दिया, रोक दिया, क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट और अनॉय, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट धारा अगर हम पढ़ते हैं 154 को पढ़ने से पहले अपने को एक चीज़ पढ़नी होगी, होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल विटनेस क्या होता है, पक्षद्रोही गवाह, जो होस्टाइल विटनेस होता है। अब एक क्या हुआ कि एक पार्टी थी, उस पार्टी ने पी विटनेस को वो कर दिया, बुलाया, ये कौन है, गवाह। और ये कौन बुला के लाया, ए पार्टी बुला के लाई, ए पार्टी ने गवाह बुलाया और वो गवाह उसी के खिलाफ बोल गया, उसी के खिलाफ गवाही देने लग गया। ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि वही बात है, जैसे आप जो वकील करते हैं और वो वकील आपके खिलाफ बोल जाए तो आप बोल दोगे होस्टाइल वकील है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन पक्षद्रोही गवाह तो हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो क्या हो गया कि होस्टाइल विटनेस अगर है तो उस केस में धारा कौन सी लगेगी, 54। अब पहले तो 154 में क्या लिखा है वो समझ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक कर लेते हैं बात। देखो मैंने नोट्स में अच्छे से लिख रखी है डेफिनेशन, एक बार आपको फिर से बता देता हूं मैं कि पक्षद्रोही गवाह वो होता है जो गवाह को बुला के लाता है, वो उसी के खिलाफ गवाही दे दे, घर का बेदी लंका डाय, यानी वफादार। एक तो गवाह क्या होते हैं, वफादार होते हैं, लेकिन ये वफादार नहीं होता, ये अपनी पार्टी के खिलाफ बोल दिया, ठीक है। अब 154 क्या है, क्वेश्चन बाय द पार्टी टू हिज ओन विटनेस। अब देखो कोई गवाह उसी के खिलाफ गवाही देता है तो फिर हम क्वेश्चन उसी से पूछते हैं, क्वेश्चन बाय द पार्टी के द्वारा खुद के गवाह से भी क्वेश्चन पूछना, ये क्या हो जाएगा 154 में, ठीक है। और उसको न्यायालय पक्षकार को ऐसे, अब कोर्ट की इजाज़त लेनी पड़ेगी और कोर्ट उसकी इजाज़त दे सकता है कि भाई जो पक्षद्रोही गवाह हो गया उसको गलत प्रूव करने के लिए पार्टी अपने खुद के गवाह से क्वेश्चन पूछती है, हाँ भाई बता, ठीक है। लेकिन ट्रिक में हम क्या बोलेंगे, अब पार्टी को हना, पार्टी था और पार्टी जिस गवाह को बुला के लाई थी उस गवाह ने उसके खिलाफ गवाही दे दी, तो ये तो बेवफा गवाह हो गया, बेवफा विटनेस, इसको बोल दो बेवफा, ठीक है। बेवफा विटनेस कौन हो गया, होस्टाइल विटनेस। अब पार्टी ने बोला, अबे वो चोमू है ना, किसी को बोल देते हैं, ठीक है, ऐसे ही, तो अबे ओ चोमू किसी ने, पार्टी ने बोला। अब इनकी चैट होती है, बताता हूँ क्या। तब पार्टी कहती है अपने ही गवाह से, अबे वो चोमू वर्ड यूज करेगी, चोमू इंसल्ट करने के लिए अपने गवाह को, तो चोमू से याद रखना 154, ठीक है। अबे वो चोमू तो हमारी गवाही दे वरना तेरी क्रॉस एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, यानी पार्टी अपने खुद के ऑन विटनेस से क्वेश्चन करती है, उसे क्रॉस एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जज की परमिशन के बाद होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ ही रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्रॉस एग्जामिनेशन खुद के ही होस्टाइल विटनेस से करेगी, ठीक है। अब एक चीज़ और भी होती है कि इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस, धारा 155 क्या बोलती है, इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ विटनेस, यानी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। जो देखो इसमें बताता हूँ मैं, अब देखो धारा 155 क्या बोलती है, इम्पीचमेंट क्रेडिट ऑफ विटनेस, यानी जो विटनेस है उसकी विश्वसनीयता को ख़त्म करना, ठीक है। तो विटनेस के कैरेक्टर को ख़त्म कर दिया जाता है ताकि विटनेस कोई भी बात बोले उसको कोई सुने ही ना, उसकी बात का कोई वजूद न रहे। और इसी में आपको ट्रिक से क्या याद रखना है कि ये लाइन याद रखनी है, एक दोहा बोला है कि जीके नोट्स यूट्यूब चैनल से एक दोहा है, पंच परमेश्वर से डरो, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन मत करो, ठीक है। ये लाइन बोलना 5 बार, आपको धारा 155 को याद रखने की प्राप्ति होगी, याद रखने के ज्ञान की प्राप्ति होगी,
तो क्या नहीं, पंच परमेश्वर से डरो, किसी का करेक्टर असैसिनेशन मत करो, किसी का CA मत करो। और करेक्टर असैसिनेशन किसका हो रहा है? विटनेस का। ठीक है, पंच परमेश्वर से डरो, पंच 55, तो 55 से क्या याद रखोगे? 155 में पंच परमेश्वर से डरो, किसी का करेक्टर असैसिनेशन मत करो। और इसमें किसका किया जाता है? विटनेस का। अब ये चीज़ आपको याद हो गई होगी, एक कान के नीचे देना, एक कान के नीचे देगा कोर्ट अगर आपने इंडिसेंट क्वेश्चन पूछा तो। ठीक है, उसके बाद 152 में 52 में क्या 52 से भगा दिया, क्यों? क्योंकि वो अपमानित या अशुद्ध करने वाले क्वेश्चन पूछ रहा था। और 154 में क्या था? चोमू, अबे वो चोमू हमारी गवाही दे, क्वेश्चन बाई द पार्टी टू हिज ऑन विटनेस। ठीक है, होस्टाइल विटनेस के बारे में थी। और 155 में क्या था? पंच परमेश्वर से डरो, किसी का करेक्टर असैसिनेशन मत करो। अब उसके बाद आ जाता है 157। देखो आगे, देखो 157 क्या है कि फॉर्मर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस में बी प्रूव्ड टू कोरबोरेट लेटर टेस्टिमनी एज टू सेम फैक्ट। किसी एक फैक्ट है उसके बारे में उसकी पहले जो स्टेटमेंट दी और लेटर यानी बाद में उसने जो स्टेटमेंट दी वो दोनों सही हो, सत्य होनी चाहिए। बाद में जो स्टेटमेंट दी और पहले दी उनको अलग अलग नहीं होनी चाहिए, वो कथन साबित किए जाएंगे। ठीक है, अब यही तो बात कहता है कि इंसान को सच्चाई पर अडिग रहना चाहिए। इंसान को सच्चाई मत बोलो, यहाँ पर सत्य बोलो, सत्य पर अडिग रहना चाहिए। अब देखो इंसान है उसको सत्य पर टिका रहना चाहिए। अब देखो सत्य से क्या याद रखोगे? सत्यवान। तो सत्य से क्या याद रखोगे? सत्यवान से क्या याद रखोगे? 57। ठीक है, 57 में और जो उसका अडिग रहना, अडिग यानी उसके पहले जो स्टेटमेंट था, जो उसका पहले स्टेटमेंट था और उसका जो बाद में जो उसका स्टेटमेंट था, उन दोनों स्टेटमेंट पर उसको क्या होना चाहिए? साबित किया जा सकता है, अडिग रहना चाहिए। उसने पहले कोई स्टेटमेंट दिया, बाद में वो बदल गया उस बात से, है ना, ये नहीं चलेगा। तो 157 यही तो बोलता है। अब देखो धारा 159 में देखो हमने पहले याद करो 59 में क्या था? उनसेट। ठीक है, तो उन सेठों से क्या लिया गया था? ओरल एविडेंस लिया गया था। ये आपको याद आ रहा होगा, उन सेठों से क्या लिया गया था? ओरल एविडेंस लिया गया। तो ओरल एविडेंस किस में था? 59 में था। तो ओरल एविडेंस किस में था? 59 में। तो उन सेठों से क्या लिया गया था? ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना, प्रूफ ऑफ फैक्ट बाई ओरल एविडेंस था 159 में। और 159 में भी यही बोलेंगे कि उन सेठों की मेमोरी रिफ्रेश की गई। अब देखो ओरल एविडेंस क्यों लिया गया था? क्योंकि वो जज की बुआ के लड़के थे। कौन? सेठ। ठीक है, ये बात आपको बताई थी। लेकिन उन सेठों की मेमोरी रिफ्रेश की गई। रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी किस में है? 159 में। तो अब 159 में है क्या? रिफ्रेशिंग मेमोरी। 159 में क्या है? रिफ्रेशिंग मेमोरी। 159 में क्या है? रिफ्रेशिंग मेमोरी। अब किसकी मेमोरी रिफ्रेश की गई? उन सेठों की, क्योंकि वो किसके थे? उसकी बुआ के लड़के थे। अब वो सेठ थे कुछ भूल गए स्टेटमेंट को। अब देखो कई महीने सालों तक कोर्ट में केस चलता रहता है, तो कुछ जो स्टेटमेंट थी, जो ऑन रिकॉर्ड थी, जो लिखित रूप से लिखित तो हो जाता है सारी चीज़, वो लिखित स्टेटमेंट कुछ जो पहले जो भूल गए थे, उनको क्या करता है? मेमोरी रिफ्रेश के लिए दोबारा लाया जा सकता है कि पहले क्या बोला था। तो ऐसे सब कुछ किसी को याद भी नहीं रहता, तो मेमोरी रिफ्रेशिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो 159 में उन सेठों की क्या कर दी गई थी? मेमोरी रिफ्रेश की गई थी। तो इसमें क्या होगा? स्मृति ताज़ी करना, या फिर बोल देंगे रिफ्रेशिंग मेमोरी। रिफ्रेशिंग मेमोरी किस में है? 159 में। तो इसमें क्या बोलेंगे? स्मृति ताज़ी करना। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन बचा, लास्ट चैप्टर बचा, और ये एविडेंस एक्ट का फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उन सेट की मेमोरी रिफ्रेश की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 157 में क्या था? सत्य पर अडिग रहना चाहिए। लास्ट से पहले 155 और 165 भी इंपॉर्टेंट है, उनको कर लेते हैं। तो देखो, जज पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोडक्शन, जज की पावर बताता है। अब देखो जज की पावर है तो सब कुछ जज के हाथ में होगा। अब देखो कोर्ट के पास पावर होती है कि वो किसी भी पक्षकार से, किसी भी विटनेस से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे वो लीडिंग क्वेश्चन भी हो, लीडिंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी पक्षकार से और कोई भी दस्तावेज पेश करने को बोल सकता है, और उसी दस्तावेज को क्या बोलते हैं? इंडिकेटिव एविडेंस। तो इंडिकेटिव एविडेंस क्या होता है? अगर जज कोई भी दस्तावेज एविडेंस है वो पेश करने को बोल सकता है, उसे बोलते हैं इंडिकेटिव एविडेंस।
ठीक है। अब देखो कोर्ट के पास पावर है, कुछ भी पूछ लो किसी से भी, कुछ भी, विटनेस से, साक्षी, पक्षकार से, ठीक है। लेकिन जजमेंट है ना, अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, जजमेंट किसके आधार पर दी जाएगी? जजमेंट तो रिलेवेंट फैक्ट के आधार पर ही दी जाएगी। ये भी जज की पावर के अंतर्गत ही रहता है, ये नहीं कि इमोशन के आधार पर, कुछ और आधार पर। और जज जो भी क्वेश्चन पूछेगा, अब उनमें से कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन हमने पढ़े थे 121 से लेकर 131 तक, जैसे बीवी के साथ कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सब पढ़ी थी, और वो कम्युनिकेशन भी जज नहीं पूछ सकता। और 148 और 149 में भी जो कम्युनिकेशन थी, 148 और 149 में क्या कम्युनिकेशन थी, वो भी नहीं किसी के सामने अड़ता नहीं है जज। और 149 में क्या था कि 149 नहीं 151, जिसमें इनडिसेंट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ठीक है। और ये एक्सेप्शन हो गए। और जज कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें नो क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। अब देखो कोई क्वेश्चन होता है उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन जरूर होती है जब ए और बी पक्ष के केस में, लेकिन जज के केस में कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगी विदाउट परमिशन। अगर परमिशन दे देता है जज तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। जज की पावर है 165 में, ये तो पता चल गया। लेकिन कैसे याद रखेंगे? याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की आयु कितनी होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की आयु कितने आयु में रिटायर हो जाते हैं? 65। और हाई कोर्ट के जज कितने आयु में रिटायर हो जाते हैं? 62, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की आयु कितनी है? 65 वर्ष। तो 65 से याद रखना कि 65 वर्ष तक पावर होती है किसके पास? जज के पास। 65 से आप पहुंचाना 165, ठीक है। तो 65 तक पावर होती है जज की पावर। जज की पावर कब तक होती है? 65। उसके बाद क्या हो जाता है? रिटायर, ठीक है। तो जज पावर टू पुट क्वेश्चन ऑन ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये हो गया 165। अब आ जाती है धारा 166। देखो 166 क्या बताता है? पावर टू जूरी और असेसर्स टू पुट क्वेश्चन। ये जूरी और असेसर, जूरी का मतलब होता है निर्णायक समिति, न्यायपीठ जो न्याय देता है। जैसे इसे पंच भी जूरी बोल सकते हैं, सरपंच को भी, ठीक है। असेसर्स जो नियुक्त किए जाते हैं और ये जज की परमिशन से नियुक्त किए जाते हैं और उनकी परमिशन से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, जैसे धारा 165 में जज कर सकता था, ठीक है। तो इनको छोटे जज बोल दो। इसको क्या बोलेंगे ट्रिक में हम क्या बोल सकते हैं इसे? छोटे जज, छोटे भाइयों के बड़े भैया। छोटे जज भी धारा 165 की तरह क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो छोटे 66 और 166, ठीक है। छोटे 66 166, ठीक है। तो 166 में क्या होगा? छोटे जज कौन है? जूरी और एसेसर्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 किसकी है कि इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस के बारे में बताता है। अब देखो 167 को समझते हैं थोड़ा सा कि चैप्टर नंबर 11 लास्ट चैप्टर ये बताता है इम्प्रॉपर, अनुचित एडमिशन करना या फिर रिजेक्ट कर देना एविडेंस का। मान लो जो कोई भी एविडेंस उसको क्या कर दिया? एडमिशन कर लिया उसको, और उसको एडमिशन नहीं करना चाहिए था ऐसे एविडेंस को। और मान लो ऐसे एविडेंस है जिसको रिजेक्ट कर दिया, और जबकि उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए किस में है? चैप्टर नंबर 11 में धारा 167। सबसे पहले तो 167 ये कहती है कि देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं। आप मान लो आप क्रिकेट का मैच देख रहे हो, ठीक है, क्रिकेट का मैच, और क्रिकेट में ये लिखा मिलता है रूल में कि अंपायर का फैसला अंतिम व मान्य होगा। तो देखो क्रिकेट में क्या होता है कि अंपायर का फैसला वह अंतिम व मान्य होगा, ठीक है। तो अब देखो अंपायर का फैसला अंतिम व मान्य होगा, लेकिन अंपायर जो फैसला देता है वो मानते हैं, लेकिन वो डीएलएस सिस्टम है, उसके तहत अंपायर का फैसला भी बदला जा सकता है। सेम चीज़ इसमें है एविडेंस एक्ट में। जो जज का फैसला अंतिम व मान्य होगा, ये है ना जज की सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है। अगर आप कोर्ट का फैसला अगर मान्य नहीं होगा, कोर्ट का फैसला अंतिम व मान्य नहीं होगा, तो फिर कोर्ट की विश्वसनीयता इतनी नहीं रह जाएगी, क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लग जाएंगे। इसीलिए कहते हैं अंपायर का फैसला जो होता है वो मानना पड़ता है। और अंपायर का फैसला बदला कैसे जाता है? इसमें डीएलएस सिस्टम है, और इसमें क्या सिस्टम है कि इसमें कौन सा सिस्टम रहेगा? अपील। जज के सामने अगर आपने को फैसला बदलवाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपील करनी पड़ेगी। अब देखो कि जज अपनी पावर कैसे दिखाता है कि जज का फैसला अंतिम व मान्य होगा, लेकिन इसके साथ क्या बोलता है
कि अगर सॉलिड एविडेंस मिल जाए, अब इसमें जज यही बोलता है कि नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। मान लो अगर इम्प्रॉपर एडमिशन यानी कोई एविडेंस था जिसको रिजेक्ट कर दिया या ले लिया, जिसको लेना नहीं चाहिए था या रिजेक्ट करना चाहिए था, तो फिर कोई भी नई ट्रायल नहीं होगी, कोर्ट अपनी तरफ से कोई नई ट्रायल नहीं चलाएगा। तो नई ट्रायल अगर आप चलाना भी चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपील करनी पड़ेगी, ठीक है। और उस अपील को सॉलिड एविडेंस के साथ आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि इस आधार पर नई ट्रायल चलानी चाहिए, विचारण नहीं होगा। नवीन विचारण के लिए आपको सॉलिड एविडेंस देना पड़ेगा, तो ही अपील किया जा सकता है। और अपील के बाद जज का ही फैसला अंतिम होगा कि भाई उस अपील को एक्सेप्ट करे या ना करे। तो ये चीज़ है। तो क्रिकेट में अंपायर का फैसला अंतिम मान्य, तो एविडेंस में क्या होगा, जज का फैसला क्या होगा, अंतिम मान्य होगा। उसके लिए नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, यानी साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अनुचित अग्रहण के लिए नवीन विचारण यानी कोई भी नई ट्रायल नहीं होगी, ठीक है। मान लिया अंतिम मान्य। और ये क्या होता है, एक चीज़ आपको अगर ये नहीं पता, असेसर्स कौन होते हैं, असेसर्स ये होते हैं जो जज के होते हैं, जज या मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके असिस्टेंट बोल सकते हैं, इससे छोटे होते हैं जूरी और असेसर टू पुट क्वेश्चन, ठीक है। तो 167 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लेकिन देखो अब ये चीज़ सबके लिए होती है कि जो कोर्ट है अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए बात करता है कि हमारा फैसला अंतिम में मान्य होगा। उसी तरह देखो सीआरपीसी के तहत, सीआरपीसी में धारा 465 भी यही कहती है कि जो फैसला है वो अंतिम में मान्य होगा, दोबारा नई ट्रायल नहीं होगी। सीपीसी का, सिविल प्रोसीजर कोड का 1499 एक्ट बोलता है यही बात, जो कौन बोलता है, इंडियन एविडेंस एक्ट का 167 बोलता है। तो ये तीनों आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी का 465, सीआरपीसी का 99 और इंडियन एविडेंस एक्ट का 167 क्या होगा, नई ट्रायल के लिए कोई भी विचारण नहीं होगा, नई ट्रायल नहीं चलेगी, नो न्यू ट्रायल, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मेरे विचार से ये सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। जीके नोट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए। और अब एक वीडियो और बची हुई है किसकी, जो उसके अध्याय है चैप्टर उनके नेम की ट्रिक की। तो चलिए मिलते हैं लास्ट वीडियो में। एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इसी तरह आईपीसी की भी प्लेलिस्ट है और सीआरपीसी की भी प्लेलिस्ट है और इंडियन एविडेंस एक्ट की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें एविडेंस की 4 वीडियो हैं, सीआरपीसी की 3 और आईपीसी की 3 वीडियो हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।